दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग अभी वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो में जी रहे हों और आपको पता ना हो। 1914 के अंदर और 1939 के अंदर जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय लोगों को पता नहीं था इतना जबरदस्त ये वॉर छिड़ जाएगा। इसलिए 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसको ग्रेट वॉर कहा जाता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय लोगों को ये समझ में आ चुका था कि अभी जो वर्चस्व है वो उस देश का रहेगा जिसके पास में पावर है। तो हो सकता है कि अभी जिस सिनेरियो के अंदर आप लोग जी रहे हो, ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक सिनेरियो चल रहा हो। तो हम लोग इसकी शुरुआत कब से मान सकते हैं? हम लोग इसकी शुरुआत मान सकते हैं 2022 से, जिस समय रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर। बीजिंग ओलंपिक खत्म हुए, मुझे आज भी याद है, और 24 फरवरी 2022 को जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत आप लोग मान सकते हैं। इसको आप अपनी कलम से किसी कागज पर लिख सकते हैं। 2022 में शुरुआत हुई, 2023, 24, 25, आज 4 साल हो चुके हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत तब से मान सकते हैं। धीरे धीरे किसी युद्ध की शुरुआत होती है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हुई, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हुई, 4 से 5 साल चले और उसके बाद में ऐसा एक इंपैक्ट हुआ कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था उस वॉर की स्थिति को कंप्लीट करता है, काबू में करता है, कंट्रोल करता है। और ये आगाज होता है कि कुछ देशों ने सरेंडर कर दिया है और कुछ देशों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो ऐसे ही हम लोग सिनेरियो की आज बात करने वाले हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो छिड़ सकता है। इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है कि ईरान की अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर टारगेट कर दिया गया बड़े अच्छे से अमेरिका ने, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और मैं कुछ एविडेंस, कुछ आपके सामने तथ्य रखूंगा जिससे ये बात वाकई में साबित होगी कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अब शुरू हो सकता है। क्योंकि G7 की मीटिंग को बीच में छोड़ना डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका में आना और ये कहना कि कंडीशंस कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है। तो बात करते हैं कि आखिरकार अगर यूएसए ने टारगेट कर दिया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तो क्या यह ट्रिगर कर देगा वर्ल्ड वॉर 3 को? क्या वापस से 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी को जिस तरीके से टारगेट किया गया था, आज वैसे ही क्या तेहरान को टारगेट किया जाएगा? नतांज जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी का सेंटर है ईरान के लिए, अगर उनको टारगेट किया जाता है तो हम लोग ये कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए बात करेंगे। लेकिन अभी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन का समय दिया था कि 60 डेज आपके पास में है, और अगर 60 डेज से एक दिन भी ऊपर निकला तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। ये 60 दिन का समय क्यों दिया गया? ताकि ईरान ये सोच सके कि मुझे न्यूक्लियर ट्रीटी पर सिग्नेचर करने हैं या नहीं करने हैं, यस और नो। लेकिन इन बिटवीन 60 डेज कोई भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया और 61वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस युद्ध का ऐलान कर दिया गया कि भाई ठीक है, आप सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है तो इजराइल जो है अब अटैक करेगा। तो उससे ही इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन बात यह है, इसके अगेंस्ट के अंदर इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइज लॉयन जो है, राइजिंग लॉयन, इसको लॉन्च किया गया कि हम लोग ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि ईरान बहुत लंबे समय से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए जो रेबल ग्रुप्स थे, होतीस थे, हिजबुल्ला थे, हमास थे, इनका इस्तेमाल इजराइल के ऊपर कर रहा था। इजराइल ने जब हमास के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गाजा स्ट्रिप को। और इजराइल ने इस तरीके से अटैक किया कि गाजा स्ट्रिप जो है उसके साउथ के अंदर लोगों को इकट्ठा कर दिया, वहां पर खाना बांटना शुरू किया। बच्चे भूखे मर रहे थे, तो उसने, इजराइल ने खाना वहां पर बांटा जहां पर उनको उस पॉपुलेशन को इकट्ठा करना था, ताकि मैक्सिमम जो बच्चे, महिलाएं गाजा स्ट्रिप के साउथ के अंदर आकर इकट्ठा हो जाएं और जो बाकी बचे हुए हमास के जो लड़ाके हैं वो नॉर्थ के अंदर इकट्ठे होंगे और वहां पर इजराइल इजीली अटैक कर पाएगा। तो इजराइल ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया। अभी ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया वो मोसाद के इंटेलिजेंस जो ऑफिसर्स थे वो ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड कर चुके थे मिसाइल्स को, और उसके बाद में अटैक किया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत। इसके रिटालिएट के अंदर ईरान ने भी अटैक किया। अब यहां पर एक मिसाइल जो है जिसको कहा जाता है कि हेलीफायर मिसाइल, निंजा हेलीफायर मिसाइल, इसको यूएसए के द्वारा दिया गया इजराइल को, और इजराइल ने अपने ड्रोन्स के अंदर इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया।
बड़ी जबरदस्त है ये मिसाइल। एक बार अगर टारगेट को लॉक कर दिया तो ये मान के चलिए कि टारगेट कितना भी क्यों ना मूव कर ले, उसको छोड़ने वाली मिसाइल नहीं होती। तो यूएसए ने कहीं ना कहीं वेपन सप्लाई किए और उसके बाद में ये वॉर छिड़ गया। अब इस कंडीशन में है कि अगर यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टारगेट कर दिया ईरान के ऊपर, तो ये मान के चलना कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो जाएगा। और मुबारक हो, आप लोग जी रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वर्ल्ड सिनेरियो देखिए कि कौन सा कहां पर क्या चल रहा है। हम लोग शुरुआत करते हैं रशिया से और यूक्रेन के बीच में। तो सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जो है वो छिड़ा। ठीक है, रशिया ये चाहता है कि कैसे भी करके वो यूक्रेन को अपने उस एरिया के अंदर शामिल कर ले। तो दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। एक कंडीशन ये चल रही है यहां पर, इसको लॉक कर देते हैं हम लोग। दूसरी हम लोग चलते हैं चाइना और ताइवान के ऊपर। तो चाइना और ताइवान, ये ताइवान है, यहां पर चाइना है, ये ताइवान है। चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत ये चाहता है कि चाइना के अंदर ही ताइवान शामिल हो जाए। इंडिया सपोर्ट करता है ताइवान का 2 स्टेट पॉलिसी को, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ताइवान जो है वो इसी का हिस्सा है, तो हम लोग इसको भी लॉक कर देते हैं। यहां पर भी वॉर चल रहा है। थर्ड हम लोग लॉक करते हैं इजराइल और ईरान को, है ना, इजराइल और ईरान को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर लॉक कर देते हैं। 2 कंट्रीज यहां पर ये चल रही हैं। साथ ही के अंदर इंडिया और पाकिस्तान, खैर इतना बड़ा तो नहीं हुआ है ये युद्ध। पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा युद्ध का रूप दिया, वॉर का। और पाकिस्तान ने तो ये इंफॉर्मेशन दी कि ये तो एक भारत के साथ में युद्ध था जिसको पाकिस्तान ने जीत लिया। उन्होंने अपने इतिहास के अंदर दर्ज कर दिया। सोचकर देखिए, हमारे लिए तो छिटपुट घटना थी कि ठीक है, आतंकी जो ठिकाने उनको उड़ा दो, बस हमारे लिए था। उसको पाकिस्तान युद्ध समझता है। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा। एक स्थिति हमने ये लॉक कर दी, ये स्थितियां हम लोग लॉक कर रहे हैं। और देखिए और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप देखते हैं कि अभी कनाडा के साथ में इंडिया के रिलेशंस काफी खराब हुए, तो ये ओवरऑल जो है धीरे धीरे क्या करेगा कि ये स्पार्क करेगा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। अब अमेरिका जो है, अमेरिका वो क्या करेगा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है तो ईरान इससे तिलमिलाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 जो है इसका आगाज हो जाएगा। अब यहां पर कौन सा देश किसके साथ में रहेगा, तो हमको 2 धड़ों के अंदर इसको बांटना पड़ेगा, एक्सिस और अलाइज। 2 इसके अंदर पक्ष तो रहेंगे। तो ये मान के चलना कि भारत जो है, अगर भारत पाकिस्तान का वॉर छिड़ता है तो भारत तो अपने युद्ध के अंदर बिजी होगा, लेकिन औरों की और जो वॉर्स रहेंगे उसके अंदर वो कैसा रहेगा, सेपरेट रहेगा, नॉन अलाइंड रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं कि भारत का नॉन अलाइंड रहना भारत की कमजोरी नहीं है। भारत अगर यूएसए की जो पॉलिसीज है इनसे खुश नहीं है, यूएसएसआर की, रशिया की पॉलिसीज से खुश नहीं है, ना तो कैपिटलिस्ट ना ही जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज हैं इनसे अगर हम लोग खुश नहीं हैं, तो हम लोग अपने आप में क्या करते हैं, इनसे दूर हट जाते हैं कि भाई हम तो ना तो इनको सपोर्ट करते हैं ना इनको सपोर्ट करते हैं, हम अपने सेपरेट हैं, नॉन अलाइंड है। और नॉन अलाइंड रहना गलत बात नहीं है। नॉन अलाइंड रहते हुए हम अपने आप को साबित करते हैं कि भाई ये भी सही ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो और देशों ने ये गलती की कि भारत के नॉन अलाइंड मूवमेंट को, उस टैक्टिक्स को, उस पॉलिसीज को हमारी कमजोरी समझी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग अपने आप में खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आगे रख रहे थे। अगर ये सब कुछ यहां पर छिड़ता है तो ये मान के चलना कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन समझनी पड़ेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी हारा और जर्मनी के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कर दिया, एक इकोनॉमिकली एक बर्डन जो है वो क्रिएट कर दिया कि भाई आपको ये इतना पैसा चुकाना है। उस समय हिटलर तो नहीं था। जर्मनी के ऊपर जो पैसा उस समय इंपोज किया गया था, उस पैसे को, उस कर्ज को 2010 के अंदर जर्मनी ने चुकाया। इतना लंबा कर्ज, इतना ज्यादा कर्ज जो था वो यूरोपियन कंट्रीज ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने जर्मनी के ऊपर लाद दिया था। खैर कोई बात नहीं, हिटलर बच्चा था। हिटलर बड़ा हुआ और 1933 के अंदर उसने जर्मनी को ज्वाइन किया। जर्मनी का वो हेड ऑफ स्टेट बन गया। उसको बातें समझ में आ रही थी कि मुझे कैसे जो है अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है।
एक्चुअली में क्या होता है, नेशनलिज्म जो होता है और आपके तानाशाह के अंदर एक बहुत थिन लाइन होती है। जैसे हिटलर बहुत बड़ा जो था वो राष्ट्रभक्त था, अपने देश से प्यार करता था, लेकिन उसी राष्ट्रभक्ति के अंदर कब वो जो था वो तानाशाह के अंदर बदल गया उसको पता नहीं चला। नेशनलिज्म इतना हावी हो जाता है कि आप अपने देश के अंदर, देश के नागरिक जो हैं, सिटीजन जो है, उनकी परवाह नहीं करते, आपके लिए देश सर्वोपरि हो जाता है, और वही चीज तानाशाह कहलाती है। ठीक है। अब हिटलर जो था 1939 के अंदर मिडनाइट, लगभग ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 3 PM के आसपास उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जर्मनी ने, और पोलैंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया। धीरे धीरे वो एक एक देश को आगे एनकोर्ज करता जा रहा है, उस पर जो है वो इन्वेड करता जा रहा है। तो पोलैंड पे सबसे पहले कब्जा किया, साथ ही में जर्मनी के साथ कौन था, मुसोलिन था, इटली का, उसने साथ दिया। अब उसका अगला टारगेट था नॉर्वे। तो जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नॉर्वे की तरफ वो बढ़ गया। सब कुछ ठीक था, वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। ब्रिटेन को भी ये पता था कि यार ये जर्मनी जो है वो रुक नहीं रहा है। अभी मैं आपको कंपैरेटिव बताऊंगा कि अभी कौन जर्मनी बना हुआ है, कौन क्या बना हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो उस समय ब्रिटेन जो है वो ये सोच रहा था कि आखिरकार जर्मनी को कैसे हराएं। लेकिन बात ये है कि इंसान जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है कि जंगल में रहते हुए शेर से बैर पाल लेता है, और हिटलर ने यही किया। हिटलर ने इन्वेड करने की कोशिश की रशिया के ऊपर, और यह सबसे बड़ी गलती थी उसकी। रशिया के सोल्जर्स ने खदेड़ दिया जर्मनी के सोल्जर्स को। वो सोचते थे कि हम लोग सुपर पावर हैं, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति है, लेकिन हमको कौन पीछे कर सकता है। लेकिन रशिया ने जो है वो पीछे कर दिया जर्मनी के सोल्जर्स को। अब यहां पर जर्मनी को समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन जर्मनी ने एक गलती और कर दी। जर्मनी ने क्या किया कि यूएसए को भी टारगेट कर दिया। जर्मनी ने यूएसए को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया कि मैं अब इसको टारगेट करूंगा। लेकिन उससे पहले ही जर्मनी, जापान, इटली, ये तो एक खेमे के अंदर थे, है ना। ठीक है, ओके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो ये जर्मनी, इटली और जापान ये एक खेमे के अंदर थे। जापान ने क्या किया कि यूएसए के पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को ये अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर के ऊपर। यूएसए बोला यार मैं तो युद्ध में शामिल नहीं था, जबरदस्ती यार मेरे ऊपर क्यों अटैक। बोला ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। यूएसए ने अच्छा वक्त का इंतजार किया। यूएसए ने कहा ब्रिटेन को कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, जर्मनी को औकात दिखानी है। तो ब्रिटेन ने और इन सभी देशों ने मिलकर जर्मनी को इन्वेड करना शुरू कर दिया, जर्मनी को घुटने पर लेके आए। फिर बारी आती है जापान की। लेकिन अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, यूएसए है और सोवियत यूनियन है, इन दोनों के बीच में सुपर पावर की लड़ाई थी कि आखिरकार कौन जो है वो सुपर पावर है। अब जापान, यूएसए और सोवियत रूस जो है वो दोनों न्यूक्लियर अटैक कर सकते थे जापान के ऊपर, जैसे पर्ल हार्बर हुआ। लेकिन इसका पहला फायदा किसने उठाया? यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब जो है वो गिरा दिया। ठीक है, बॉम्ब जो है वो गिरा दिया 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से गिरा दिए। खत्म, तबाह, सब कुछ। वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था वो भी बिल्कुल घुटनों पर आ गया। वहां पर जर्मनी जो है वो हार चुका था जापान के ऊपर। जापान एशिया के अंदर अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा था कि एशिया के अंदर मैं सुपर पावर बनूंगा, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। और सपना किसने तोड़ा? यूएसए ने तोड़ दिया। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अब यूएसए और सोवियत के बीच में यह होड़ लग गई कि आखिरकार कौन जो है वो इस विश्व पर राज करेगा। इसलिए बाइपोलर पूरा विश्व बन गया। क्या बन गया? बाइपोलर। और बाइपोलर के अंदर दो देश हमेशा होते हैं, तो बाई मतलब टू, तो यहां पर सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों कोल्ड वॉर के अंदर शामिल हो गए। और कोल्ड वॉर जो था वो धीरे धीरे, जैसे ही अब सोवियत रूस से 15 देश अलग होंगे तो इसकी पावर कम होगी, और जो बाइपोलर कंट्रीज थे वो यूनिपोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और सरताज कौन बन जाएगा? 1991 के अंदर यूएसए। आज मल्टीपोलर नेशंस हैं। मल्टीपोलर जो है पूरा विश्व है, कोई किसी का सरताज नहीं है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। तो शुरुआत में क्या था? बाइपोलर, फिर यूनिपोलर, अब मल्टीपोलर। कहानी समझ में आ गई।
अब मैं किरदारों को चेंज कर देता हूं आपके सामने। एक्चुअली में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, तो ये मान के चलिए कि युद्ध की शुरुआत तो वहां से है। तो जर्मनी का पोलैंड के ऊपर आक्रमण करना, इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। और कौन जर्मनी है वो तो आप लोग डिसाइड कर ही लीजिएगा, आराम से कर भी लेंगे आप। तो अब बात यह है कि जापान की जगह आ चुका है ईरान, जापान की जगह आ चुका है ईरान, और यूएसए अपनी जगह पर ही है। तो यूएसए ने जैसे ही न्यूक्लियर अटैक किया, तो ये मान के चलना वर्ल्ड वॉर 3 या तो शुरू ही हो जाएगा, या फिर शुरुआत पहले से मान ली जाएगी और जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होगा खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होगा और वर्ल्ड वॉर 3 जो है छिड़ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, ये सब एक साथ युद्ध में, इजराइल वगैरह सब एक साथ शामिल हो जाएंगे और अपने अपने धड़ों के अंदर बट जाएंगे कि कौन किसकी तरफ है। क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि चाइना और ताइवान का रिजल्ट आया, तो ताइवान या चाइना डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस तरफ जाना है, और ऑलरेडी देखिए वो तो ईरान की तरफ जाएगा ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे सब अपना अपना जगह जो है वो ढूंढ लेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर आप लोग जी रहे हैं, आप लोगों को मुबारक हो। ठीक है, अब देखिए यूएसए के पास में एक जबरदस्त है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, MOAB, मॉब, MOAB, मॉब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। इसका इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया 13 अप्रैल 2013 को। सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, मतलब इतने सारे बॉम्ब, इसका जो वजन है वो है 84,000 kg, इतना वजन इसका अंदर है। और कई बार इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई बार अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि क्यों ना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को गिरा दिया जाए, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। इसमें जबरदस्त इंपैक्ट हो और ईरान पूरा हिल जाए, पूरा खाली हो जाए वहां से, और सभी देशों को समझ में आ जाए कि अब हमको यूएसए का कहना मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जब मॉब का अटैक हुआ था, तो डजन्स ऑफ पर्संस, डजन्स ऑफ पीपल, सिटीजन्स जो थे वो इसके अंदर मारे गए थे। तो मॉब जो है इसको लेकर अटैक कर सकता है कौन, अमेरिका ईरान के ऊपर। ठीक है, साथ ही में आप लोग देखेंगे कि शॉक एंड अवे, इसकी एक टेक्निक जो है वो भी यूएसए के द्वारा अपनाई गई थी। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सरसरी तौर पर देखते हैं कि यूएसए ने कौन सी टेक्निक उस समय अप्लाई थी। अब देखिए नाटो जो है वो, नाटो और नाटो कंट्रीज मिलकर जो है वो अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, और ईरान के जो सहभागीदार कंट्रीज हैं उनके ऊपर, और ये वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब भारत का प्रोस्पेक्टिव क्या है? भारत के फॉर्मर इंडियन एनवॉय ये कह रहे हैं कि इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी भी जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ये छुटपुट लड़ाई है जिसमें अमेरिका अपने वर्चस्व को ढूंढ रहा है, अपने फायदे को ढूंढ रहा है, अपने हथियार बेच रहा है, और कुछ भी नहीं है। ये सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई वर्ल्ड वॉर 3 ये नहीं होने वाला है, इनका कहना ये है। सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 है? आप लोग बात सहमत हैं कि नहीं है इस बात से? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा? आप लोग मुझे जरूर इसका आंसर कीजिएगा। आप लोग मुझे 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए, आप लोग मेरे साथ में जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइव मैंने आपको 175 दिनों तक ये समझाया है विथ टेक्निक्स कि आपको इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में नहीं पड़ना है। मैंने आपको 2 चैलेंज प्रेजेंट किए थे, एक तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज, एक 100 डेज का हार्ड चैलेंज, टोटल 175 डेज का हार्ड चैलेंज ये हो जाएगा। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके फायदे के लिए है। आप लोग मुझे दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।